मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में वैध अंतरण की आवश्यक शर्तें, एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड ट्रांजैक्शन में सेकेंड पार्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि संपत्ति के वैध अंतरण की कुल मिलाकर 8 आवश्यक शर्तें मानी जाती हैं, जिनमें से पहली 3 आवश्यक शर्तों को हम धारा 5 और धारा 6 में पिछले 2 वीडियो में समझ चुके हैं। आज हम बात करते हैं संपत्ति के वैध अंतरण की चौथी आवश्यक शर्त, अंतरणकर्ता सक्षम होना चाहिए, और 5वीं आवश्यक शर्त, अंतरण ग्रहीता सक्षम होना चाहिए। अर्थात संपत्ति के अंतरण के दोनों पक्षकार की सक्षमता क्या क्या है, इन पर हम बात करेंगे। कंपिटेंसी ऑफ द पार्टीज ऑफ दैट ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन। ट्रांसफरर की कंपिटेंसी की हम बात करें तो आप पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं कि संविदा करने में पक्षकार सक्षम होने चाहिए। तो संविदा के लिए जो आवश्यक सक्षमता है, वही यहाँ पर संपत्ति के अंतरण करने में भी सक्षमता मानी जाती है। तो संविदा कौन कर सकता है? आप जानते हैं, एक वयस्क व्यक्ति होना चाहिए, मेजर, स्वस्थचित होना चाहिए, साउंड माइंड, और विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। तो वयस्कता की यदि हम बात करें तो जैसी भी परिस्थितियां हैं, सामान्यतः परिस्थिति में 18 वर्ष का व्यक्ति सक्षम मान लिया जाता है, और यदि कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट के अंतर्गत उसका संरक्षक नियुक्त किया गया हो तो 21 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही वह व्यक्ति वयस्क मान लिया जाएगा। स्वस्थ चित्त आप जानते ही हैं, वह व्यक्ति जो संविदा के प्रभाव को समझने में सक्षम है। और तीसरा है विधि द्वारा अयोग्य घोषित न हो। जैसे दिवालिया आदि जो व्यक्ति हैं, वो चूँकि उनके पास संपत्ति ही नहीं है तभी तो दिवालिया घोषित हुआ है, इसलिए दिवालिया व्यक्ति संपत्ति का अंतरण सामान्यतः नहीं कर सकता। तो पहली आवश्यक शर्त है कि अंतरणकर्ता संविदा करने में सक्षम होना चाहिए, वयस्क होना चाहिए, स्वस्थचित होना चाहिए, और विधि द्वारा निर्हृत घोषित नहीं होना चाहिए। दूसरी आवश्यक शर्त इस अधिनियम के अनुसार है, क्योंकि संपत्ति का अंतरण हो रहा है, इसलिए ये अत्यावश्यक है कि अंतरणकर्ता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए या स्वामी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति होना चाहिए। तीसरी आवश्यक शर्त है कि अंतरण विधि द्वारा अनुज्ञात परिस्थितियों में अनुज्ञात सीमा तक और अनुज्ञात रीति अनुसार किया जाना चाहिए।
ये आप पिछले साल हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में भी पढ़ कर आए हैं कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जैसे संरक्षक। तो संरक्षक के बारे में आप विस्तार से पढ़ चुके हैं। वेद संरक्षक होना चाहिए, पिता, तत्पश्चात माता, उसके अलावा न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक, वसीयत द्वारा नियुक्त संरक्षक। तो संरक्षक की हैसियत में जो नेसेसिटी के आधार पर युक्त आवश्यकता के आधार पर ही संपत्ति का अंतरण कर सकता है। फिर कोई यदि लिमिटेशन दी हुई हो, जैसे हम बात करें हिंदू विधि में, तो 1956 से पूर्व जो हिंदू विधवा होती थी तो उसका लिमिटेड इंटरेस्ट ही क्रिएट होता था, वो एब्सोल्यूट ओनर प्रॉपर्टी की नहीं मानी जाती थी। तो अपने जीवन काल तक ही उसको संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार होता था। और इसी तरह हम बात करें रीति, तो जो भी तरीका, जो भी मोड विधि द्वारा निर्धारित है, उस मोड में ही संपत्ति का अंतरण किया जाना चाहिए। जैसे सहदाई की भी आप पिछले साल पढ़ कर आए हैं। तो कोपाशनरी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन करने का अधिकार कर्ता को तभी प्राप्त होता है जब कोई विधि की आवश्यकता हो, फिर सभी कोपाशनरी की सहमति प्राप्त की जाए। तो इस तरह से एक संविदा करने में सक्षम व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी या प्राधिकृत है, वह विधि द्वारा अनुज्ञात परिस्थिति, सीमा और रीति अनुसार संपत्ति का अंतरण करने में सक्षम माना जाता है। तो ये 3 अंतरणकर्ता की सक्षमता हैं जो अंतरणकर्ता में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, संपत्ति का अंतरण करते समय। अब यदि हम बात करें इसी तरह अंतरण ग्रहीता की भी कुछ योग्यता का निर्धारण किया हुआ है। जैसे इस अधिनियम की धारा 6 जय के सब क्लोज 3 में ये कहा हुआ है कि अंतरण ग्रहीता विधि द्वारा निर्हृत घोषित नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अंतरणकर्ता विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हो सकता, वैसे ही अंतरण ग्रहीता भी विधि द्वारा अयोग्य घोषित नहीं हो सकता। वही दिवालिया व्यक्ति जिसके पास संपत्ति नहीं है तो वो अंतरणकर्ता कैसे बनेगा? और इसी तरह जब उसके पास कोई पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो वो अंतरण ग्रहीता कैसे बनेगा? इसी तरह यदि हम बात करें तो इस अधिनियम में पट्टा के आवश्यक शर्तें बताई हुई हैं। तो पट्टा चूंकि दोनों पक्षकारों के द्वारा निष्पादित संविदा होती है, संविदा का निष्पादन सक्षम व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए पट्टा ग्रहीता भी सक्षम होना चाहिए, अर्थात वयस्क स्वशिक्षित होना चाहिए, तभी पट्टा ग्रहीता वह बन सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें नीलामी, तो सरकार के द्वारा जो नीलामी होती है उसमें जो भी सरकारी कर्मचारी आदि नीलामी में लगे हुए हैं वो उस नीलामी में संपत्ति को क्रय नहीं कर सकते। इसी तरह जब न्यायालय द्वारा नीलामी की जा रही होती है तो न्यायालय में
जो भी कार्यरत अधिकारी जैसे न्यायाधीश है या और कर्मचारी हैं, और यहाँ तक कि उस वाद का अधिवक्ता, एडवोकेट ऑफ बोथ पार्टीज, वो भी संपत्ति का अंतरण ग्रहीता नहीं बन सकते। तो ये कुछ अयोग्यताएं मानी जाती हैं जो अंतरण ग्रहीता में नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा हर एक व्यक्ति अंतरण ग्रहीता बन सकता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की कि अंतरणकर्ता और अंतरण ग्रहीता कौन कौन व्यक्ति हो सकते हैं। संपत्ति अंतरण की बाकी वैध शर्तों पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।